गुड इवनिंग साथियों। आप सभी का एक और नई क्लास में स्वागत है साथियों। तो साथियों आज की इस क्लास में देखेंगे अध्याय 4। क्या देखेंगे साथियों? अध्याय चौथा देखेंगे हम। ओके, दक्षिणी चित्रशैली। कौन सी? दक्षिणी चित्रशैली के बारे में आज इस अध्याय में चर्चा करेंगे साथियों। बहुत ही अच्छा पाठ अध्याय है हमारा, तो उसके बारे में इसी क्लास में देख लेंगे। ओके, आधे नोट्स आज देख लेंगे, आधे नोट्स कल देख लेंगे साथियों। तो शुरू करते हैं क्लास। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों कि एक जब स्टडी को सब्सक्राइब करें ताकि सभी क्लासें आप तक पहुंच जाए और किसी भी क्लास से आपको वंचित न रहे साथी। क्लियर? तो शुरू करते हैं और अपने भाई बहन अपने दोस्तों को शेयर करें क्लास, ताकि वो भी इस क्लास से जुड़ सके। तो देखो, पहला टॉपिक रहने वाला है हमारे दक्षिण चित्रकला का इतिहास। जो दक्षिण हमारी चित्रकला के है उसका इतिहास इसमें देखेंगे सबसे पहले। तो देखो, दक्षिण चित्रकला के इतिहास को मोटे रूप से 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 1680 तक का वर्णित किया जा सकता है। ओके, कब से? मोटे तौर पर 16वीं शताब्दी है ना, उससे उत्तरार्ध से लेकर 1680 तक वर्णित किया जा सकता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता सर। ओके, आई समझ में? यह वह समय था जब मुगलों ने दक्षिण पर विजय प्राप्त की थी। यह कौन सा समय था? जब मुगलों ने दक्षिणी दक्षिणी क्षेत्र है उस पर विजय प्राप्त कर ली थी साथियों। यही इसका विशेषता, यही विषय रहा है इस दक्षिण की चित्रकला को अभी भी 19वीं शताब्दी की कला में देखा जाना जारी है। क्योंकि जो 19वीं शताब्दी है उसमें भी इस कला को देखना जाना यानी कि देख सकते हैं वो जारी है। साथ साथ ही अस्पृश्य राजवंश, कौन सा? अस्पृश्य राजवंश तथा अंत गोत्रीय हैदराबाद राज्य के निजाम के अधीन विभिन्न क्षेत्रों के राजाओं एवं नवाबों के दरबारों के चित्र इसे दे सकता है। चित्र है हमारे सामने। चित्र सुल्तान आदिल शाह थे। ओके, तंबूरा खेलते हुए 1595 16 सौराष्ट्र संग्रहालय प्राग चेक रिपब्लिक द्वारा इसको लिया गया है साथ। ओके, तो चित्र आपसे एक निवेदन है कि आप ड्रॉइंग चित्र की किताब लेकर बैठे आप, उसमें इन चित्रों को आप देखते चले साथ। मुझे तो इतना टाइम मिलता नहीं कि मैं आपके सामने उनके चित्र लगा सकूं साथ। मुझे पढ़ना लिखना होता है आज के लिए, पीडीएफ बनाना होता है, फिर आपकी क्लास को एडिट करना पड़ता है। ओके सर, इस प्रकार से मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। यदि मैं जिस दिन फ्री रहूंगा मैं आपको पूरी तरीके से इसके बारे में समझा दूंगा। अगला टॉपिक है हमारा दक्षिणी शैली की चित्रों की विषय वस्तु। इसमें पहला टॉपिक रहने वाला है साथियों हमारे पास, इन्होंने मोटे तौर पर नहीं लिखा क्योंकि साथियों विभिन्न शैलियों का मिश्रण। तो देखो, चित्रकला कई चित्रकला की दक्षिणी शैली को लंबे समय तक इन्हें तक इंडो पार्शियल कला के अंतर्गत रखा गया। कौन सी? इंडो पार्शियल कला के अंतर्गत किसको रखा गया? दक्षिणी शैली को। इसे मध्य पूर्वी सप्तविधि पर्शियन तुर्कियन तथा मुगल मूल्य की माना गया। कला के इतिहासकारों ने इसके अनूठेपन को स्वीकार तो किया, किंतु वे इसे स्वयं में पूर्ण एक शैली मानने में असफल रहे। स्वीकार तो कर लिया उन्हें, लेकिन शैली न मानने पर उन्हें तैयार असफल रह गए, जिससे शासकों के एक वर्ग ने अपनी विशिष्ट राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से पाला पोसा हो। उन शासकों ने कलाकारों को काम पर लगाया तथा उन्हें आश्रय दिया एवं पाला पोसा तथा उन्हें ऐसे कार्य प्रारंभ किए जिन्होंने उनकी कलात्मक संवेदनाओं को बढ़ाया तथा अपने राज्य में विशिष्ट प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा किया। उन्होंने उसको स्वीकार न किया, लेकिन मजबूत स्वीकार कर लिया, लेकिन उसी शैली को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन उसको उसी शैली के द्वारा उन्हें विकास करने जारी रहा और आवश्यकताओं को पूरी करते रहे साथियों। ओके, दूसरा टॉपिक है फिर हमारे पास ऐतिहासिक एवं धार्मिक महापुरुषों का चित्रण। तो देखो, ऐतिहासिक एवं धार्मिक महापुरुषों के चित्रण एवं प्रस्तुतिकरण की कला समकालीन चित्रकला की एक शैली अन्यत्र भी दे सकती है। उनका नाम है ऐतिहासिक एवं धार्मिक पुरुषों का चित्रण। मुगलों की चित्र कला इस अर्थ में पूर्ण अनूठी ऐसी नहीं थी। इसी प्रवृत्तियों को हम सप्तविधि एवं आगे कहीं यहाँ पर आटो मैंने क्या ऑटोमैन की तुर्की शैली में देख सकते हैं। इन चित्रों की अत्यधिक वर्तमान प्रकृति एक अद्वितीय घटना है, जिसे विस्तृत रूप से एशिया की इस्लामी कला तथा भारत में मुगल कला में भी देखा जा सकता है। कौन सी कला में? इस्लामी कला, और भारत में मुगल कला में भी इसको देखा जा सकता है साथ ही। तीसरी चित्रकारी है हमारे पास ये अनूठी दरबारी चित्रकला। दक्षिणी भारत के पठार क्षेत्र में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से परे चित्रकला की एक प्रिय शैली पर यानी कि दूर एक चित्रकला की एक प्रिय शैली जो जो स्वयं में अनूठी एवं सशक्त थी, को दक्षिण के कई सुल्तानों द्वारा 16वीं एवं 17वीं शताब्दी में पोषित किया तथा फैलाया गया। बीजापुर, गोलकोंडा तथा अहमदनगर के राज्यों में अत्यधिक प्रसिद्ध करते एक अनूठी दरबारी चित्रकला का विकास किया गया साथी। अनूठी दरबारी चित्रकला बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। इसको इससे आपके 12वीं क्लास में
बोर्ड में आपके प्रश्न बनेंगे सब, मैं आपको बताता चलूंगा कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको याद रखिएगा साथ में। अगला है हमारे पास अनूठी कामयुक्ता एवं गहरे रंगों का प्रयोग। इस कला की अनूठी कामयुक्ता तथा गहरे रंगों का प्रयोग क्षेत्रीय सौंदर्य शास्त्र से गहराई से जुड़ाव रखता है सकला। अगला है कि प्रणय उत्पत्ति के भाव। यह शैली घनीभूत रचना एवं प्रणय की उत्पत्ति के भाव को अधिक महत्व प्रदान करती थी। प्रणय की इस भाव की अनूठी अभिव्यक्ति विशिष्ट रूप से स्वाभाविक एवं सजीव। अगला टॉपिक आता है साथियों हमारे पास अहमदनगर चित्रशैली, अहमदनगर स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो देखो, काव्य ग्रंथ में चित्रित चित्र दक्कनी चित्रशैली के सर्वाधिक प्रारंभिक उदाहरण एक काव्य ग्रंथ में है, जिससे अहमदनगर के शासक हुसैन निजाम साहब प्रथम के शासन की प्रशंसा में लिखा गया है। साथ ही इसको लिखा गया है, दक्कनी चित्रशैली को लिखा गया है। युद्ध के दृश्यों का चित्रण करने वाले अधिकतर 12 लघु चित्रों का कलात्मक महत्व नहीं है, किंतु ये लघु चित्र रानी तथा उसके विवाह का चित्रण करते हैं। ओके, इन चित्रों में हुसैन निजाम शाही की विवाह दृश्यों को नारियों का मनोरम व भावपूर्ण चित्रांकन हुआ है। एक शानदार रंगों का उपयोग हुआ है। इसमें प्रस्तुत स्त्री उत्तरी भारत के मुगल पूर्व की चित्रकला की परंपरा से संबंध रखती है। साथ ही क्लियर हुआ। अगला टॉपिक देखेंगे हम अहमदनगर चित्रशैली की विशेषताएं। तो देखो, इसमें पहला टॉपिक है हमारी स्त्रियों की वेशभूषा। स्त्रियां क्या पहनती थी, किस वेश किस प्रकार की वेशभूषा पहना करते थे। यह परंपरा इस काल में विशेष रूप से मालवा एवं अहमदनगर में फलपूत रही है। अहमदनगर के चित्रों की स्त्रियां चोली के साथ एक परिवर्तित उत्तर भारतीय पोशाक धारण किए हैं। उन्होंने बालों की गुत्थी हुई चोटियां धारण कर रखी है, जो अंत में एक गुच्छे में बदल जाती है। केवल एक लंबा जुट्टा, जिसको क्या बोलते हैं अभी वर्तमान में जुट्टा बोलते हैं, केवल एक लंबा दुपट्टा जो शरीर के चारों ओर लिपटा हुआ तथा कूलों के नीचे तक जाता है, कूलों के नीचे तक जाता है। एक दक्षिणी फैशन है, इसे हम द्विपाक्षी भित्तियों के चित्रों में देखते हैं। कौन सी द्विपाक्षी भित्तियों में अंदर देखते हैं। इससे आपके एक दो आपके क्वेश्चन बनेंगे। साथ ही स्त्रियों की ये पोशाक है तो रागमाला चित्रों की एक श्रृंखला में उपस्थित है। कौन सी में, रागमाला चित्रों में। 16वीं शताब्दी की दक्षिण की चित्रकला शैली में सर्वाधिक आश्चर्यजनक एवं प्रभावशाली उदाहरण है। इस तरह के केस एक जूड़े के रूप में समेट, आगे ना बात, जूड़े के रूप में समेट लिए गए हैं, जो गर्दन के पीछे भाग पर स्थित रहता है। द्विपाक्षी भित्ति चित्रों से यानी कि केस राशि से जूड़े के रूप में समेटना समानता रखता है। जूड़े के रूप में आजकल की महिलाएं होती है, वो भी ऐसे बाल को करके इस प्रकार से जूड़ा बना लेती है और इस प्रकार से बाल फेरे रहते हैं। ओके, ये जूड़ा है, कैसा थी जूड़ा। टावर है ये, इधर तो एयरटेल का है और जो एयरटेल का है इधर जियो का है। ओके, इस प्रकार ये स्क्रीन शॉट क्यों आ रहा है मेरे भाई, छड़ गया क्या फंक्शन। अगला टॉपिक आता है फिर हमारे पास चमकीले एवं गहरे रंगों का प्रयोग। रंगों का प्रयोग उत्तर भारत की पांडुलिपि, देखो पांडुलिपि चौथे पाठ में लगे मेरे भाई। रंगों का प्रयोग उत्तर भारत की पांडुलिपि के चित्र की अपेक्षा भिन्न प्रकार का है, अलग प्रकार का है। ये रंग मुगल चित्रकारों के स्टूडियो से आए हैं। कहाँ से आए हैं, रंग मुगल चित्रकारों के स्टूडियो से आए हैं। गाना गाने वाला स्टूडियो नहीं, अलग प्रकार का, क्योंकि ये अधिक चमकीले एवं गहरे हैं। दक्कन के चित्र समान प्रकार के गुण रखते हैं। साथ ही अगला तीसरा नंबर का है मेहराब एवं गुम्बद। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ऊंचा गोलाकार क्षितिज तथा सुंदर आकाश पर्शियन प्रभाव है। चित्र में से क्षितिज गायब हो जाता है और इसका स्थान या तो सामान्य रंग का एक भूभाग ले रहता है, जो छोटे छोटे सजावटी पौधों से ढका रहता है, तथा अथवा मेहरबाबू और बने गुम्बद जैसी रचनाएं ले लेती है। ये सारी विशेषताएं केश विन्यास को छोड़कर उत्तर भारत अथवा पर्शिया के संकेत देती है। इंपोर्टेंट नहीं है ज्यादा, लेकिन मेरा वो गुम्बद है, इंपोर्टेंट है मेरे भाई। इसे आपके प्रश्न आएगा एक है तो। पुरुषों की वेशभूषा, पुरुषों की पोशाक का निर्णायक रूप से उत्तर भारत की है। कौन से निर्णायक रूप कौन है, उत्तर भारत है। नुकीली पूंछों वाला जामा प्रारंभिक काल के अकबरी लघु चित्रों में प्राय देखा जा सकता है। ओके, और इसका उद्गम सभ्यता दिल्ली तथा अहमदाबाद के बीच किसी क्षेत्र में हुआ। छोटे आकार की पगड़ी प्रारंभिक काल की अकबरी चित्रों में पाए जाने वाली पगड़ी के स्वरूप से मेल खाती है। बहुत इंपोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपकी दृष्टि से इंपोर्टेंट हो सकता है, मेरी दृष्टि से नहीं। बुखारा शैली के लघु चित्र देखो, 1517
1567 के गुलिस्तान में पाए जाने वाले चित्रों के कला के इतिहासकारों को बुखारा के कलाकारों के साथ जोड़ा जाता है। ऐसे चित्रकारों ने दक्षिण में भी कार्य किया है। इस तथ्य को पुष्टि करती एक पांडुलिपि पटना की बांकीपुर लाइब्रेरी में संग्रहित, इस पर यूसुफ नामक लिपिक के हस्ताक्षर, किसके? यूसुफ नामक लिपिक के, और इसे इब्राहिम आदिल को समर्पित किया गया है, जो शायद गोलकुंडा का इब्राहिम कुतुब शाह, जिससे 1550 से 1850 तक शासन किया गया है। इस पांडुलिपि में 7 लघु चित्र जो पूरी तरह समकालीन बुखे शैली में है साथियों। तो साथियों इसका भी हमने आधे नोट्स देख लिए साथियों। देखो साथियों आपकी जो भी ड्राइंग ले चुके हैं, यानी कि जो ड्राइंग वाले विद्यार्थी हैं, कौन है? विद्यार्थियों को ज्यादा घबराने की बात नहीं है कि ड्राइंग में इतिहास कहाँ से आ रहे हैं। तो देखो साथियों बस आपको तो चित्र बनाने, चित्रकला में 70 नंबर की आपकी वो आ जाती है। तो बस आपको कितना नंबर लाना? 10 नंबर लाना है, जिससे आप अच्छे तरीके से ला सकते हो। 80 नंबर आपको लाना है परीक्षा की दृष्टि से। ओके, 20 नंबर आपके कट भी जाएंगे, तो दिक्कत वाली बात। तो क्लियर हुआ? बस आपको 10 नंबर लाना है, 70 नंबर आपको ड्राइंग में चित्र बनाकर लाना है। ओके, कुछ बताने की बात नहीं है, इस प्रकार से ज्यादा ध्यान देने की बात नहीं है, ज्यादा चित्र लाना है, लेकिन इतना भी ध्यान देना है कि पास में हो आप। 10 नंबर भी कठिनाई से आते हैं, पूरे लगभग आपके 40 क्वेश्चन के या फिर 35 क्वेश्चन के लगभग आते हैं, लेकिन इसमें आपके 5 नंबर भी आना बहुत कठिन होगा साथियों। ओके साथियों, तो ध्यान से पढ़े सभी दोस्त। तैयार है कल।